वर्कशीट वर्कशीट होगी। अब ये करा लें। कर रखा है। बेटे please raise your hand in case you have done the theory of this chapter. Have you covered the theory of this chapter in your class, in your school class? Shabash. Please raise the right hand in case you have covered. Okay, good job. तो ऐसे करते हैं, हम इस चैप्टर के फार्मूला लिस्ट की कलेक्शन करते हैं और फिर हम असाइनमेंट पे इसको डिस्कस करते हैं। डू यू हैव दिस असाइनमेंट विद यू? यस, ओके। तो सभी बच्चे एक बार पहले फटाफट से कलेक्शन देख लें फार्मूला की। प्लीज मेक दी 4 कॉलम्स। प्लीज मेक दी 4 कॉलम्स। शाबाश बेटे, इस कॉलम को हम वर्क के लिए यूज करते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी के लिए, इसको पोटेंशियल एनर्जी के लिए और इसको पावर के लिए। ओके, चारों के फार्मूलों की कलेक्शन करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द मेन फार्मूला, सबसे मेन, तो वर्क मेन फार्मूला इज व्हाट? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें ये कॉस थीटा नहीं लगाया पीछे, तो वो मैक्सिमम वर्क का फार्मूला होता है। मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे मेन फार्मूले हैं वर्क के। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला क्या है बेटे? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by virtue of motion, half mass into velocity का स्क्वायर, half mass into velocity का स्क्वायर, राइट? और पोटेंशियल एनर्जी का सबसे मेन फार्मूला क्या है? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे लिख रहे हैं। पावर का सबसे मेन फार्मूला क्या है बेटे? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एक बच्चा मेरे को बोलता है कि सर अगर मैं ये फार्मूले याद कर लूं तो क्या मैं न्यूमेरिकल कर पाऊंगा, असाइनमेंट कर पाऊंगा? तो आंसर इज आप सिर्फ 20% काम कर पाओगे। योर अटेंशन, इतना आपको बताया होगा क्लास में, फिर भी इसके साथ आप 20% काम ही कर पाओगे असाइनमेंट का और टेस्ट का। तो इसका मतलब हमें इनके मेन फार्मूलों के बिना एड ऑन फार्मूला भी यूज करने चाहिए। बहुत से बच्चे क्लास से बाहर देख रहे हैं, खास तौर पर मिडल लाइन के। दिस इज वेरी रॉन्ग। ओके, तो और कौन से फार्मूले हैं बेटे? ध्यान से सुनना होगा। काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला ये भी है, हाफ लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। सर ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का अपना फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब गौर से देखो, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ p here you will get the same green formula. ओके, अब गौर से करके देखो, अगर आप लीनियर मोमेंटम को यहां पुट करते हो यू विल गेट द ग्रीन फार्मूला। तो फिर सर ये वाला फार्मूला कब यूज होएगा, ये कब यूज होएगा? ये आपको पेपर की स्टेटमेंट से समझाऊंगा। ओके, एक और सुनो, तो क्या काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला भी होता है? यस, होता है। हाफ, योर अटेंशन, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास। ये 3 फार्मूले पॉपुलर होते हैं बेटे। और आप लोगों की मिस्टेक क्या है कि आपको सिर्फ ग्रीन वाला आता होता है, इसीलिए आप पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाते। और सुनो,
पोटेंशियल एनर्जी का कोई और फार्मूला है? हाँ है। पोटेंशियल एनर्जी के ये फार्मूला तब लगता है, ये वाला जो हमने लिखा है ब्लू वाला, जब ग्राउंड से पॉइंट मास m h हाइट पर हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं ग्राउंड से एक वर्टिकल रॉड खड़ी कर दूं, वर्टिकल रॉड ऐसे m मास की, और उसकी हाइट कैपिटल H लगा दूं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लें तो सारा मास तो m हाइट पर नहीं है, h हाइट पर, क्योंकि ये फार्मूले की कंडीशन है कि सारा मास h हाइट पर होना चाहिए। लेकिन अगर वर्टिकल रोड है तो उसका कुछ पार्ट तो ग्राउंड से टच ही है, कुछ h हाइट पर जा रहा है, कुछ कहीं जा रहा है। अगर ऐसे हो तब पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला लगता है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg कैपिटल H अपॉन 2, वर्टिकल रोड की हाइट का हाफ लेना होता है। ओके, कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर अगर मैं इस रॉड को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दूं, ऐसे ऐसे कर दूं, और उसका मास वही है, और ग्राउंड से ये h हाइट पर ही रखूं, तब क्या बनेगा? देन आई विल से होल मास इज एट h हाइट, तब इसका फार्मूला बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg कैपिटल H। तीनों फार्मूले नोट कर लो, शाबाश। हॉरिजॉन्टल रोड का फार्मूला ये बनेगा, वर्टिकल का ये बनेगा, और पॉइंट मास का ये बनेगा। और क्या पावर का कोई और फार्मूला होता है? हाँ जी होता है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। और पावर का कोई और फार्मूला भी है? हाँ जी है। मैक्सिमम पावर अगर पूछ ले तो वो होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। सर इसके बिना भी कुछ याद करना है? बिल्कुल करना है आपने, ये भी करना है। अगर कभी आपसे मैकेनिकल एनर्जी पूछ ले, मैकेनिकल, रिमेंबर M स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, तब आपने काइनेटिक एनर्जी को निकालकर, पोटेंशियल एनर्जी को निकालकर, यू जस्ट हैव टू ऐड देम, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दोगे। ओके, अब एक लास्ट बात मैंने यहां पर बतानी है, उसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे। सर ये जो आपने लिखा है कॉस थीटा, ये क्या चीज है? ध्यान से सुनो, इधर चलते हैं पहले। मान लीजिए एक बच्चा वुडन ब्लॉक को धागे से बांधकर ऐसे खींच रहा है अपने शोल्डर की तरफ, ऐसे पीछे से, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटे? ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। लेकिन जो वुडन ब्लॉक पीछे बांधा हुआ है, जब बच्चा उसको ऐसे लेके भागता है तो वुडन ब्लॉक जमीन पे चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी हुई? ये वाली। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, उनकी डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है थीटा, वो यहां उठाना है, उसका कॉस लेना पड़ेगा, कॉस थीटा। इसी तरह से फोर्स और वेलोसिटी में, अगर फोर्स इधर हो और बॉडी का वेलोसिटी इधर हो, तो दोनों की डायरेक्शन के बीच में ये जो एंगल टीचर येलो कलर से शो कर रहे हैं, थीटा, उसका कॉस लेना होता है। एक बच्चा कहता सर ये कॉस कैसे निकालते हैं? ये कॉस एडवांस क्वेश्चनों में ये जरूरत पड़ेगी, 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे, वहां पर इसकी वैल्यू निकालना सिखाते हैं। लेकिन फिर भी आपने ये तीन वैल्यूज याद कर लेनी है, सिर्फ तीन। या देखो, अगर आपको बोल दे वो इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो सभी बच्चे याद कर लो, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, लिख लो कहीं ना कहीं। अगर आपको बोल दें कॉस 45 डिग्री है ये वाली वैल्यू, तो आप इसकी वैल्यू याद कर लो 1/√2।
और कभी आपको बोल दे cos 60 डिग्री है, तो आपने इसकी वैल्यू हाफ याद करनी। अगर cos 0 डिग्री हो तो वैल्यू 1 याद कर लो। सर जीरो का क्या मतलब? जीरो का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, या फोर्स और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो लास्ट वैल्यू, तो cos ऑफ 90 आप याद कर लोगे, वो होता है 0। सभी बच्चे इतना पोर्शन याद कर लो, शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट। जब घर जाओगे तो यूट्यूब से इसका स्क्रीनशॉट लेकर, प्रिंट आउट लेकर ग्रामिंग कर देना, रोट लर्निंग, तो आपका पेपर बहुत अच्छा होएगा अगर आप इसको याद कर लोगे। ओके, जिन बच्चों को ये फार्मूला कलेक्शन कर लिया है, लिख लिया है, प्लीज रेज द राइट हैंड, प्लीज रेज द राइट हैंड, गिव द फीडबैक। शाबाश। नाउ लेट मी स्टोर इट इनटू द मेमोरी एंड लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको कराता हूं, माय नेम इज डीवी सर, आप मस्ट बी नोइंग। मैं आपको असाइनमेंट कराता हूं, जल्दी से आ जाओ। शाबाश। इस असाइनमेंट में काफी लंबी चौड़ी असाइनमेंट है बेटे, मैं इसमें आपको मुश्किल वाले क्वेश्चन पहले कराऊं, ठीक है? मुश्किल वाले, ताकि अगर कुछ असाइनमेंट बच भी जाए कल आज में करते हुए तो वो बच्चा खुद कर सके। सबसे पहले हम चलते हैं, योर अटेंशन, शाबाश। हम चलते हैं बेटे लास्ट शीट के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट शीट, लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 3। गौर से देखो बेटे क्या बोल रहा है। अ 50 किलोग्राम स्काई डाइवर जंप्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, what would be his kinetic energy and potential energy when he is halfway down? जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो बेटे। ये एक प्लेटफॉर्म है और इस टावर वाले प्लेटफॉर्म की ओवरऑल हाइट है 20 मीटर। ओके, अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉइंट मास के रूप में एक डाइवर है जो यहां से जंप लगाएगा बच्चे, राइट? कहता उस डाइवर ने जंप लगाया। आप ये बताओ, जब वो डाइवर मिड वे पे आ गया, यानी टोटल हाइट के मिड पॉइंट पर है, मिड वे, उस वक्त यहां पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? शाबाश। और ये भी बताया हुआ है मास ऑफ द डाइवर इज 50 kg। कोई क्लास में ऐसा बच्चा है जो मेरी हेल्प कर सके, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का आइडिया दे सके? एनीबॉडी? पोटेंशियल एनर्जी, प्लीज शेयर योर आइडिया इन केस द आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्लिक्स योर माइंड। कौन बच्चा क्लास में माइक पर आकर मेरे को ये बता सकता है सर आप ऐसे करो? एनीबॉडी? नो वन इज कमिंग। अच्छा ऐसे बताओ, कौन बच्चा इसको क्लास में जानता है लेकिन माइक पे नहीं आना चाहता? चलो ऐसे ही कर दो, रेज योर हैंड इन केस यू नो द आइडिया लेकिन माइक पे नहीं आना आपको। शाबाश। कम से कम मेरे को पता तो लगे कि बच्चों को पता कितना। स्टिल नोबडी इज रेजिंग हैंड। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो बेटे, आपको पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला यूटिलाइज नहीं करना आता। तो ये जो लड़का है जो डाइवर है जंप लगा रहा है, ये टावर की हाइट के सामने पॉइंट मास है। तो जब ये टावर यहां पर आ गया मिड पॉइंट पर, तो ओवरऑल हाइट कितनी है? ओवरऑल हाइट उसकी जमीन से कितनी बची? आप कहोगे सर देखो टोटल हाइट एच डैश थी 20 मीटर, लेकिन अगर वो मिड वे पे भी आ गया तो 10 मीटर नीचे आ गया, फिर भी अभी वो जमीन से 10 मीटर तो ऊंचा है ना। मैंने कहा यस। तो
तो सर आपको वो हाइट लेनी होती है जो जिस हाइट पे पॉइंट मास ग्राउंड से ऊंचा हो। आई सेड गुड। तो इस एच को कितना पुट करोगे सर 10 मीटर। बेटे ग्रेविटी की कितनी वैल्यू पुट करोगे सर? न्यूमेरिकल में मेंशन्ड है कि आप इसको 10 ले सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ग्रेविटी वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी बच्चे याद कर लो। लेकिन अगर मून पे याद कर रही हूँ, कभी कभी मून पे भी कर देता है पेपर में, तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिलहाल उसने कुछ मेंशन ही नहीं करा अर्थ के मून, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि हम अर्थ के ऊपर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो उसी ने 9.8 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 दे रखी है बच्चों को, ताकि छोटी क्लास के बच्चों की कैलकुलेशन आसान हो सके पेपर में। मास की वैल्यू दे रखी है 50, तो आपने इसको कैलकुलेट कर देना था। तो 5000। कौन बच्चा बोलेगा, बताएगा मैंने इतने न्यूमेरिकल में डेलिबरेटली एक मिस्टेक करी है, मैंने जानबूझकर एक इसमें मिस्टेक करी है। कौन बच्चा बताएगा क्या मिस्टेक है? शाबाश बेटे, क्या मिस्टेक है इसमें? नोबडी इज टेलिंग। हाँ, एक बच्चा आया, शाबाश शाबाश, बताओ। इसकी मेरे को यूनिट मेंशन करनी चाहिए। किसी भी तरह की एनर्जी की जूल यूनिट होती है जूल। जे स्टैंड्स फॉर जूल। किसी भी तरह की एनर्जी हो, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल। अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, सेकंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी की। ओके, अब किसी बच्चे से पूछो भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है? हाँ जी सर पता है। मेन फार्मूला तो ये होता है सर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस फार्मूले को यहाँ पर कैसे लगाओगे? द स्टूडेंट से सर जब ये डाइवर यहाँ जंप मारेगा ना, तो मिड पॉइंट पर जितनी भी उसकी वेलोसिटी बनेगी ऐसे, उस वेलोसिटी को यहाँ रख दूंगा, और मास की वैल्यू तो ऑलरेडी 50 केजी दे रखी है, और मैं उस वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूंगा। तो मैंने कहा बेटे इसका मतलब ये सॉल्व करके इतना आ गया। हाँ जी सर। तो मैं कहूंगा बेटे लेकिन ये वेलोसिटी की वैल्यू तो बताओ। बच्चा मेरे को कहेगा सर आपने ही नहीं बताई न्यूमेरिकल में। लेकिन समझदार बच्चा इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेगा अलग से। कैसे करेगा? ध्यान से सुनो। वो बच्चा इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करके इसमें पुट करेगा, और देखो कैसे करेगा। वो कहेगा सर जब डाइवर ने यहां से यहाँ जंप मारा ना, टॉप से लेकर मिड पॉइंट तक आया, आप टॉप से तो उसने बिल्कुल हल्के से आपको अपने आप को छोड़ा ही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मीटर पर सेकंड लो। आई सेड यस। फिर उसने बेटे जंप करते करते कितना जंप नीचे वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट आ गया? तो आप कहोगे सर ये कैपिटल एच ले लो आप, और इसकी वैल्यू 10 मीटर है, क्योंकि डाइवर मिड पॉइंट पर है। तो मैंने कहा फिर भी क्या करोगे, मेरे को तो ये चाहिए वेलोसिटी। देन यू विल से सर आपने ये फार्मूला सुना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के। आई सेड यस। तो सर आप इसमें डाटा पुट करो, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेविटी ले लो, और नीचे को कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाइट ले लो। मैंने कहा अब क्या करूं बेटे? आप कहोगे सर v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, ग्रेविटी की वैल्यू 10 दे रखी है न्यूमेरिकल में, और हाइट की वैल्यू मिड पॉइंट होने की वजह से ये भी 10। तो आपकी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया 200 मीटर, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने कहा इसको क्या करें आप? सर इसको यहां पुट कर दो। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे? फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 25 इंटू 200। तो ये बन गया बेटे 5000 जूल। देखो ये दोनों बराबर ही आ गई है बाय चांस।
ओके, अगर इसी न्यूमेरिकल को मैंने मुश्किल करना होता, मुश्किल, और आपसे पूछ लेता बेटे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके 5000 प्लस 5000 बोल के आप मेरे को बोलते सर मैकेनिकल एनर्जी होगी 10,000 जूल। जिन बच्चों को ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया वो टेल मी, पहले स्टेप पे आपने ये देखना है, दूसरे स्टेप पे ये रीड करना है, तीसरे पे आपको ये रीड करना है, फोर्थ पे आपको ये रीड करना है, और फिफ्थ पे आपको ये रीड करना है, सिक्स्थ पे ये। शाबाश, एक बार गो थ्रू हो और टीचर को आपको फीडबैक देनी है। इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड इट प्लीज रेज द राइट हैंड, प्लीज रेज द राइट हैंड वंस। बहुत अच्छे, कितने प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चे। देखो आप मुड़ के देखो क्लास में लगभग सभी बच्चों का हाथ खड़ा बेटे, शाबाश। इसका मतलब है मेरे बच्चों का ब्रेन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको ये तरीका बताया नहीं गया पहले। ओके, सो यू गॉट इट, वेरी गुड, शाबाश। आंसर आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का, आप देख सकते हो कौन सा टिक करना है, ए ऑप्शन। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पेज पे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज रीड, कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी हेल्प कर सके, रीड द स्टेटमेंट इन द माइक, प्लीज रीड द स्टेटमेंट इन द माइक। देखें क्लास कोऑपरेटिव है टीचर की कि नहीं है। A block of mass 20 kg is pulled over a smooth inclined plane through 3 meters as shown in the figure. The plane makes an angle of 30 degrees with the base. The force applied is parallel to the base. Assuming that no energy is lost, otherwise the gain in the of the block is g is equals to 10 meters per second square. बैठो बैठो, शाबाश बेटे। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब इस क्वेश्चन में सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है, और मैं अपने बच्चों को अच्छे से समझाऊंगा पहले क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, वो कह रहा है कि ये जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, यहां पर इसका ये वाला एंगल थीटा 30 डिग्री है। हमने कहा ठीक है सर, फिर क्या, फिर कहता आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज उसकी लंबाई है 3 मीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3 मीटर। हमने कहा ठीक है सर, तो क्या हो गया। अब आगे सुनो क्या कह रहा है, कह रहे यहाँ पर एक 20 केजी का मास है। कितना मास है बेटे, मास कितना, 20 किलोग्राम। अब बोलता क्या है, कहता है इस 20 किलोग्राम को यहां से ऊपर खींच के लेके जाना है टॉप तक, यानी कि इस ब्लॉक को व्हाइट पोजीशन से येलो पोजीशन तक लेके जाना, व्हाइट पोजीशन से येलो पोजीशन तक। अब वो कहता है ऐसा काम करने में इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये हमसे पूछता है, ठीक है। और साथ में ये भी बोल रहा है कि ये जो सरफेस है उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब हम इस बॉडी को ऊपर खींचते हैं तो फ्रिक्शन वगैरह में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। जो भी एनर्जी आप लगाते हो वो बॉडी को ऊपर ले जाने में वेस्ट होती है, यानी कंज्यूम होती है। कहते
जब वो टॉप पे चला जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आ जाएगा। इन बच्चों को क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन। अब बॉयज को क्वेश्चन भी नहीं समझ आया यार, नहीं तो बहुत काम खराब है फिर तो। चलो ठीक है, दो बच्चे ऐसे बैठे हुए थे उनको क्वेश्चन भी नहीं समझ आया, रेज नहीं कर रहा। अब आगे सुनो, इसको करना कैसे। देखो बेटे, हम बहुत से बच्चे ऐसे मेरे को बताते हैं, मेरा वास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है कि सर जब हमें टीचर क्लास में कराते हैं ना तब तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता न्यूमेरिकल में पहला पार्ट क्या करे, सबसे पहला शुरू कहाँ से करे। तो जिन बच्चों को ये दिक्कत है वो मेरा एक नियम सुन लो। जब आपको ये ना पता लगे कि क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है सोल्यूशन न्यूमेरिकल का, तो सबसे पहला स्टेप वही करो जो आपको आस्क्ड है, जो आपको आस्क्ड है, शुरुआत ही वहां से करनी है सोल्यूशन। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैं अपने बच्चों को, मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट के एंगल से बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपकी उम्र में हूँ, यार इसको मैं कैसे करूं कैसे करूं। मेरे सर ने बोला था कि वहीं से शुरू कर लो जो पूछा हो। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन है, तो गेन ये डेल्टा मैंने होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज में कैसे निकालूं, कैसे निकालूं। चेंज तो मैं तभी निकाल सकता हूँ, देखो मैं स्टूडेंट बन के बता रहा हूँ, सेल्फ टॉक। चेंज मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे को क्लास में से कम 50% बच्चे बाहर की तरफ देख रहे। वेरी सैड। गेन तभी निकलेगा जब मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लूं और उसमें से वो वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दूं जो यहाँ पर, यानी फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पर। बच्चा कहेगा ओके, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी फाइनल पोजीशन पर, यानी येलो पोजीशन पर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, यानी व्हाइट पोजीशन पर। और व्हाइट पोजीशन वाली कौन सी होती है, इनिशियल। येलो पोजीशन वाली कौन सी होगी, फाइनल। अब आगे क्या करना है, ये तो मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास ये दोनों एनर्जीज होंगी। तो मेरे टीचर ने पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला कराया था, मेरे टीचर ने पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला कराया था mgh। पर जब ग्राउंड के ऊपर टच कर रही है बॉडी तब तो उसकी हाइट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ग्राउंड के ऊपर व्हाइट पोजीशन के ऊपर जब बॉडी पड़ी है तब मेरे को हाइट को 0 पुट करना पड़ेगा। तो बच्चा बोलता है सर तो मैं ऐसे करता हूँ, इनके फार्मूले लिखता हूँ, mg0 इनिशियल के लिए। तो मैंने कहा फाइनल वाला भी लिखो फार्मूला। तो बच्चा फिर से लिखता है फाइनल वाला येलो पोजीशन। सर mg, सर उसके लिए ना मेरे को ये वाली हाइट चाहिए आपकी, ये वाली। मैंने कहा बेटे ओके, एच तो लिख दो, लिख दिया सर। अब आगे क्या करोगे, सर आप देखो मास तो आपने 20 दे ही रखा है, ग्रेविटी को मैं 10 ले लेता हूँ, कैपिटल एच को ऐसे ही रख लेता हूँ, और लास्ट में एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय द 0 बिकम्स 0, उसको कर दिया। तो मैंने कहा अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, बच्चा कहता सर अल्टीमेटली मेरा बन गया 200h, 200h। ओके, तो अब बच्चा कहेगा सर मेरे को हाइट दो तभी तो मैं निकालूंगा हाइट। तब मैं उसको समझाऊंगा बेटे इस हाइट को निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। सर कैसे, देखो कैसे। मैं कहूंगा बेटे न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो, उसने क्या दे रखा है। सर उसने ना sin 30 की वैल्यू हाफ लिख के दे रखी है, sin 30 की। मैंने कहा गुड, लेकिन sin 30 होता क्या है बेटे, वो होता है एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको ले लो और 90 के सामने वाली साइड को ले लो,
और इनके आपस में डिवीजन कर दो, ये sin 30 होता है। सर फिर से बताना, नहीं समझ आया। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली साइड को न्यूमरेटर रखना है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को डिनोमिनेटर रखना है, तो ये साइन की वैल्यू बन जाती है जो भी ये एंगल हो। सर इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस हाफ को यहां पुट कर दूं। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर अगर मैं जब यहां इसको हाफ को पुट करूंगा तो मेरा कैपिटल एच, इस स्मॉल एच को मैं इधर ले जाता हूं, तो मेरा जो कैपिटल एच है ना सर, वो तो मैं शायद निकाल सकता हूँ। फिर मैंने कहा कितना बेटे, स्मॉल एच को इधर ले जाकर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, पर स्मॉल एच तो आपको दिया हुआ है 3 मीटर। तो एज स्मॉल एच इज गिवन टू यू, तो आप इसको 3/2 मीटर लिख दो। इस कैपिटल एच को उठाओ, यहां पुट करो। सो देयरफॉर हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 200 इंटू 3/2। तो ये कितना आ गया बेटे, 100 इंटू 3, मतलब बच्चा बोलेगा सर 300 जूल का गेन इन पोटेंशियल। शाबाश। अब आप अपने आप को चेक करो कि आपको समझ आया कि नहीं। कैसे आपको पहले नंबर पर कुछ नहीं करना, पहले नंबर पर ये देखना कि मेरे को क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, ओनली। सेकंड पॉइंट पे आपको ये समझ आना चाहिए कि सर ने इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 इसलिए ली है क्योंकि बॉडी जमीन के साथ टच कर गई और हाइट तो आएगी नहीं वहां पर एच डैश, तो एच डैश हाइट 0 है, तो इसलिए सर ने 0 जूल एनर्जी ली, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ओके, फिर और सुनो, ये ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सर ने फाइनल माइनस इनिशियल करके जो जो उनको पता था सर ने पुट कर दिया। ये आपको थर्ड पॉइंट पे चेक करना है ऐसे। फोर्थ पॉइंट पे आपने इस येलो बॉक्स को देखना है। फोर्थ पॉइंट पे इस येलो बॉक्स, सर ने एक नई चीज समझाई है हमें। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट वाली साइड को न्यूमरेटर लेना है, 90 के अपोजिट वाली साइड को डिनोमिनेटर लेना है, तो ये साइन ऑफ द गिवन एंगल बन जाता है और उसकी वैल्यू दे रखी है। और यहां से सर ने कैपिटल एच निकाल लिया येलो वाला और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, उसका फायदा लेते हुए। तो आपको ये येलो बॉक्स जो देखना, ये है आपका फोर्थ स्टेप। फिर सर ने इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी है और हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया। ये आपको फोर्थ स्टेप स्टडी करना है। अब बेटे मैं थोड़ी देर के लिए ना शीट रख देता हूँ, आप सारे बार देख लो अच्छे से। मैं रुक गया, प्लीज देख लो, अब बाद में पढ़ेंगे। थोड़ी देर के लिए देख लो, अब मैं परमिशन दे रहा हूँ, बाहर देख लो थोड़ी बहुत। अब वापिस आ जाओ, अच्छे से देख लिया ना। अब इसको पढ़ो, आपका एग्जाम सीखते हैं, आप देखो क्या हरकत कर रहे हो। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज द राइट हैंड, प्लीज रेज द राइट। बहुत अच्छे। देखो शाबाश, कुदरत ने कितना अच्छा ब्रेन दिया। बीच में आपका फोकस भी हिल जाता है इधर उधर से, फिर भी आपको समझ आ गया। वेरी गुड ब्रेन। अपने पोटेंशियल को पहचानो। अगर कहीं फुली फोकस्ड हो जाओ तो सोचो आप क्या कर दो करिश्मा। अभी तो आप कभी बाहर को, कभी नीचे, कभी कुछ करते हो। भी अपने पोटेंशियल को फुल शो करने के लिए, इन ऑर्डर टू शो केस योर फुल पोटेंशियल, यू शुड बी फुली फोकस्ड। ओके, एक और मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। यस, अब हम करते हैं इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, ए गर्ल वाला। मैं चाहता हूं बॉयज में से कोई बच्चा इसको रीड करे। एनीवन अमंग बॉयज। देखिए क्लास में डेयरिंग कौन है बच्चा जो माइक पर आ सकता है, जो टीचर की तरह सामने खड़े होकर मेहनत करने की मादा रखता हो। एनीबॉडी?
मैम किसी बॉय को मोटिवेट करो, ये तो सारे ही नजरें नीचे करके बैठ गए। आई हैव जस्ट सेड टू रीड द स्टेटमेंट, एक भी नहीं आ रहा। A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a level road. If the value of g be 10 meter per second square, the work done by the girl against the gravitational force will be. बहुत अच्छा, वेरी नाइस रीडिंग बेटे। अब ये जो बच्चे ने रीड कराया, इसके नीचे 4 ऑप्शंस आर गिवन। मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन आप मेंटली एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, क्या इसका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। शाबाश, आप अपने मन से अपनी ऑप्शन चूज करो। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान से सुनो बेटे, ये कोई पर्टिकुलर गर्ल है, अटेंशन। उस गर्ल ने अपने हेड के ऊपर कितना वेट रखा हुआ है, 3 kg। इस गर्ल ने अपने हेड के ऊपर 3 kg वेट रखा हुआ है बच्चे, ठीक है, और उसको उसने पकड़ा भी हुआ है। तो हाउ मच मास इज 3 kg। और ये गर्ल चलते 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 200 मीटर जाती है सीधी सड़क पर। मान लीजिए यहां से चलती है वो, यहां से ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहां तक पहुंची। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर करा, 200 मीटर। ओके, अब बोलता है ऐसा करने पर इस गर्ल ने अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करा। क्वेश्चन क्या है बेटे, कि इस गर्ल ने कितना काम करा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई बच्चा जिसके माइंड में आइडिया आता हो कैसे। हाँ जी, आपके माइंड में सर will not consider you wrong. What is going on in your mind, then you can speak. This is just the mutual discussion, bete. In case your idea will be wrong, even then you will be appreciated because at least you dared to tell the teacher. Speak your mind. Okay, nobody. So अब एक बच्चा मेरे को बोलता है, देखो आपके स्कूल ने तो नहीं बोला, एक दूसरे स्कूल का आपको पता है, हमारे यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडियो है, कम से कम 20-25 स्कूल है अलग अलग। उसमें एक और बच्चे ने मेरे को जवाब दिया, वो कहता सर आई कैन कैलकुलेट। मैंने कहा कैसे सर? वर्क कैलकुलेट करने के लिए ना आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को पुट कर दूंगा और फोर्स आपको देना चाहिए तो मैं निकालूंगा। मैंने कहा भाई मैंने तो इतना ही देना है बस, अब इसी में से बताओ, इससे ज्यादा डाटा नहीं है मेरे पास। देन ही सेड सर फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सिर्फ फार्मूला पता है मैक्सिमम वर्क का। ओके, तो दूसरा बच्चा थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट था, वो कहता सर मेरे को पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और इस गर्ल का मास आपने दे रखा है और वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। वेट भी एक तरह से फोर्स होता है। वो कहते हैं सर मैं मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास आपने 3 दे रखा है, ग्रेविटी को मैं 10 ले लूंगा, तो मैं ये 30 न्यूटन को वेट के रूप में यूज करूंगा, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है। तो कहता मैं यहाँ पुट कर दूंगा और इसको पुट कर दूंगा, और मैं इस तरह से आपका वर्क आपको निकाल के दे दूंगा। 200 तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और वर्क आ गया 30,
तो सॉरी फोर्स मैं आपको 6000 जॉल निकाल के दे दूंगा। तो सभी बच्चों को लगा यस यस इंटेलिजेंट है। लेकिन टीचर ने क्या बोला? टीचर ने बोला, ये बोला टीचर, सर ऐसा क्यों? हमें तो लगता है हम भी पूरा दिमाग लगाते हैं स्कूल में, ज्यादा से ज्यादा पेपर में इतना ही कर पाते। अब टीचर आपको समझाएगा क्यों गलत। टीचर कहेगा बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वर्क डन बाय गर्ल इतना ही क्वेश्चन नहीं है, आगे भी है। वर्क डन बाय गर्ल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन से फोर्स के अगेंस्ट बच्चे ने काम किया? गर्ल ने। सर क्या मतलब? तो मैं कहूंगा बेटे आपको पहले पता है ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है? सर नहीं पता। बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जिस फोर्स से जमीन कोई बॉडी को अपनी तरफ खींचे। सर जमीन को कोई बॉडी अपनी तरफ खींचे वो तो वेट ही होता है। कि हमारे क्लास टीचर ने हमें सिखाया था वेट इज दैट फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो फिर ये होएगा mg। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे, 30 into 10 आपको शॉर्ट 300 न्यूटन पता है, बहुत अच्छे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, उसके अगेंस्ट। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर को होती है? सर हमारे क्लास टीचर ने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैंने कहा बेटे इसके अगेंस्ट क्या होएगा? सर इसके अगेंस्ट तो फिर ये होएगा ऊपर को। तो मैंने कहा बेटे जब ये गर्ल हॉरिजॉन्टली चल रही थी तो इसने ऊपर को कितना फोर्स लगाया वो बताओ मेरे को। तो हमने तो वो यूज करना है फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चा कहेगा सर ऊपर को तो लड़की जा ही नहीं रही, वो तो हॉरिजॉन्टल जा रही है। उनका यस यही तो पॉइंट था। तो वर्क डन जो हमारे पेपर में है अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हो गए सर ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट तो फोर्स बॉडी जा ही नहीं रही, तो फोर्स को जीरो पुट करो। तो बस डिस्प्लेस ऊपर को डिस्प्लेसमेंट पुट कर दो 0। तो आंसर इज 0 जूल। एक तरीका तो ये है इसको एक्सप्लेन करना, एक दूसरा भी है। दूसरा भी सुनो, ध्यान से सुनो। दूसरा कौन सा? ध्यान से सुनो। दूसरा तरीका आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो। आप कहोगे सर वर्क डन बाय अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हो ना आप, तो आपका फोर्स इधर को है। मैंने कहा यस। डिस्प्लेसमेंट इस लड़की का हॉरिजॉन्टली है। मैंने कहा यस। सर ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री। मैंने कहा ओके। सर आपने हमें वर्क का फार्मूला कराया था Fs cos थीटा। तो आप F को जो भी होएगा, चलो S को तो आप 200 पुट करोगे, लेकिन cos 90 नहीं पुट करोगे। मैंने कहा यस। तो cos 90 हमने आपने हमको याद करवाया है 0। तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 जूल। अभी जो नीचे वाला पार्ट है ना, येलो वाला पार्ट, इसको मैं कम रिकमेंड करता हूं क्योंकि आप अभी 9th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराई। दूसरे वाला जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन करा लंबे वाला, उसमें मैंने cos थीटा यूज ही नहीं करा। देखो वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, लेकिन फिर भी आप दोनों में से कोई करोगे आपको पेपर में मार्क्स मिलेंगे। जिन बच्चों को ये समझ आ गया कि ये टीचर ने गलत क्यों करा और ये सही क्यों करा, इसका आंसर 0 जूल क्यों आया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। प्लीज रेज योर राइट हैंड, गिव द फीडबैक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको दूसरे टीचर के स्पुर्द करता हूं बेटे, ठीक है? तो आप इतनी ठंड में आए हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और सबसे खास बात है, मैंने 2 बातों में ही जज कर लिया कि आपके जो पीछे मैम बैठे हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और वो उनकी थैंकफुल हूँ कि डिसिप्लिन भी मेंटेन करा है और बच्चे भी बहुत शार्प हैं। थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इसी असाइनमेंट को कंटिन्यू करेंगे।
और आप इसके फर्स्ट पेज के पहले 10 क्वेश्चन करके आना, फर्स्ट पेज के पहले 10 क्वेश्चन होमवर्क। थैंक यू। Then click on that OK button. यस बेटा, अब हम मैथ की क्लास लगाएंगे। तो हमारा टॉपिक आज का ट्रायंगल। असाइनमेंट आई थिंक सबको मिलती होगी। असाइनमेंट मिल गई है सबको? ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से MCQ क्वेश्चन नंबर 1। In the given figure, it is given that angle A is equal to angle C. तो पहले हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। यस बेटा, हमें क्या गिवन है? ये हमारे पास ए है, सी, डी, ई एंड ओ, ये हमें गिवन है। और हमें क्या गिवन है? एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल इसके इक्वल गिवन है हमारे पास। ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। हमें ये पूरी साइड ए बी, ये वाली लाइन और सी सी, ये आपस में इक्वल गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? हमें प्रूव करना है कि कौन सा ट्रू है। तो जो है ना, उससे पहले हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन सी ट्रायंगल मिल रही है। क्लियर? हमें क्या दिया? ए बी, तो हम बी से स्टार्ट करते हैं फिलहाल, क्योंकि बीच वाला एंगल ए है। बी ए एंगल दिया है, तो एंगल कैसे बनेगा? बी ए डी, ये एंगल बनता है। तो हमारे पास ट्रायंगल भी यही जाएगी, बी ए डी। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल हो गए? ट्रायंगल बी ए डी। अब अगर आप एंगल सी को देखो तो वो कैसे बन रहा है? एंगल सी हमारे पास बन रहा है बी सी ई। तो दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या गई? ट्रायंगल बी सी ई। तो हमने एंगल की हेल्प से 2 ट्रायंगल्स फाइंड की। हम अब देखते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए तो फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। तो हमारे पास जो एंगल बी ए डी है, उसमें एंगल ए और बी सी ई का एंगल सी, ये हमें इक्वल गिवन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आपको गिवन है। ठीक, और हमें क्या दिया है? इस ट्रायंगल का ये रहा ए बी, और ट्रायंगल का ये रहा आपके पास बी। तो हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी। ये भी चाहिए आपको। और देखो जरा, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूं तो इसमें अगर मैं ट्रायंगल बी ई सी लूं तो उसमें भी एंगल बी आ रहा है। तो एंगल बी ये दोनों में पड़ा है, एंगल बी हमारे पास में पड़ा है। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल
इक्वल टू एंगल बी कॉमन। तो ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन पहले क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो क्राइटेरिया के हम सिर्फ एक ट्रायंगल को पिक करते हैं, उसी से क्राइटेरिया चेक करते हैं। तो इट मीन यहाँ पे हम एक ट्रायंगल को हाइड करेंगे और जो दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास उसी से चेक करेंगे। तो अगर मैंने ट्रायंगल हाइड कर ली तो मेरे पास इस ट्रायंगल के मैंने लिया एंगल, देन एक साइड, देन एक यस क्लास, टीचर चले गए हैं आपकी क्लास से। क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, जिस जो बोलेगा पहले वही करेगा, ठीक है? दिखते आप एक स्टूडेंट हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डन है। एंगल साइड एंगल से हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ये दो ट्रायंगल्स आ रही हैं। ए बी डी, ए बी डी। तो हम इसमें देखें ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? ए बी डी गए हो तो सी बी ई, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ई बाय एंगल साइड। क्लियर? ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। क्लियर है बेटे? आई थिंक क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम मैं बना देती हूँ। हमारे पास ए बी डी सी ए डी, ये भी आपस में ज्वाइन है। देख, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी सी डी। ये डायग्राम है आपकी, उसमें गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये गिवन है एंगल बी ए डी, डी ए डी, ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? डी ए बी सी, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। और हमें क्या गिवन है? हमें एंगल बी ए डी, ये जो एंगल है ना बी ए डी, ये पूरा गिवन है 120 डिग्री। देन हमें एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल दिया है 35 डिग्री। फाइंड क्या करना है? हमें सी ए डी, ये एंगल फाइंड करना है, ये। ठीक है? अब क्वेश्चन, अगर ये एंगल फाइंड करना है, मुझे ये पूरा एंगल पता है 120 डिग्री। अगर मुझे इतना छोटा सा एंगल, ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं 120 से इसको माइनस करके एंगल निकाल सकती हूँ। ठीक है? तो हम इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम ये जो दो ट्रायंगल्स है ना हमारे पास, ए बी सी एंड बी ए डी, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ए डी, यस, तो कॉन्ग्रुएंट करना है। यस, रोल नंबर 3। बोलो बेटे। BC is equals to AD. BC इज इक्वल टू AD गिवन है। BC इज इक्वल टू AD, ये आपको गिवन है। और बोलो। AB common. AB इज इक्वल टू AB कॉमन। गुड। Angle BAD is equals to angle ABC.
एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ये भी गिवन है ना। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, क्राइटेरिया बताओ जरा। साइड एंगल साइड SAS, ठीक है। देयरफॉर आगे बढ़ो, कौन सा एंगल किसके इक्वल कर दे बाय CPCT? Angle A equals to angle B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल, इसको नाम दे दो, क्योंकि पूरा पूरा एंगल A नहीं है। एंगल A एंड एंगल B जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल अगर मैं A बोलूँ ना, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल A है। बाय CPCT हम पूरा एंगल नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना एंगल कर रहे हैं। इसको नाम दो एंगल 1 और ये है एंगल 2। तो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, और एंगल 2 हमारे पास कितना है 35 डिग्री। तो एंगल ये क्या आ गया 35 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास क्या आ गया 35 डिग्री। ये इतना सा एंगल 35 डिग्री, हमें ये फाइंड करना है। डन है क्वेश्चन, बताओ जरा लास्ट है। ट्वेंटी डिग्री माइनस 35 डिग्री, क्या आ गया बेटे आंसर 85। गो टू योर सीट। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं पहले। PQRS इज अ कोऑर्डिनेटर। हमें क्या गिवन है PQRS, P एंड PQ इक्वल टू RQ, ये साइड इसके इक्वल है। एंगल PQT एंड एंगल RQU, ये एंगल इसके इक्वल है। एंड PQS, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, हमें रिलेशन बनाना है। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में Q, T एंड U का रिलेशन है। C ऑप्शन में A नहीं है, वो Q ही है आपके पास। जो ऑप्शन C है ना, उसको करेक्ट कर लो बेटे, वो ऑप्शन QT लेस देन QU है। क्लियर? तो हमें रिलेशन इस साइड का इस साइड के साथ निकालना है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट कॉन्ग्रुएंस के। तो हम कॉन्ग्रुएंस में ही जाएंगे, उसी तरह से सोचेंगे। अगर मुझे कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाना है तो मैं 2 ट्रायंगल्स में लगा सकती हूँ जिसमें ये दोनों हो साइड। एक तो ये छोटी वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये अंदर वाली, एक ये बाहर वाली ट्रायंगल छोटी। ठीक है, दोनों में ही सोच के देखते हैं। अगर मैं अंदर वाली ट्रायंगल लगाऊं तो मेरे पास ये इक्वल गिवन है, एंगल इक्वल गिवन है। QS आप कॉमन ले लोगे और कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास, है ना, और कोई साइड और कोई एंगल हमें इक्वल गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। बाहर वाली ट्रायंगल, छोटी वाली ट्रायंगल देखते हैं। इसमें भी एक साइड और एक एंगल इक्वल गिवन है, और कोई साइड या कोई एंगल आपको इक्वल गिवन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन वहीं पे रुक गया। फिर क्या करें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली ट्रायंगल है PQS, कौन सी ट्रायंगल लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में? इन ट्रायंगल
पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, ये दो बड़ी ट्रायंगल्स लेगा। इसको करो जरा कॉन्ग्रुएंट, कौन करेगा? रोल नंबर 4, रोल नंबर 4। जरा देखो, अगर मैं बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, सबसे पहले नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है मैंने, PQ is equal to 1. PQ इज इक्वल टू RQ. RQ, ये हमें गिवन है। Angle PQT नहीं, ये नहीं लोगे। हम PQS ट्रायंगल एंड RQS ट्रायंगल में है, तो QT उसमें लाइन ही नहीं है। तो हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, उसके बीच में कोई एक्स्ट्रा लाइन लूज होती है तो उनको नहीं चेक किया जाता, वो इग्नोरेबल होती है। ठीक है, तो angle TQS is equal to angle UQS. PQS भी नहीं, मैंने कहा QT, इसमें लाइन ही नहीं है, इसमें QT लाइन ही नहीं है। जब हम किसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम इस लाइन को इग्नोर करेंगे, जो उसके बीच की कोई लाइन, जो उसके बीच का कोई एंगल होगा। लाइन कोई भी लोगे या कोई भी एंगल लोगे, वो इन लाइन से ही बननी चाहिए। Angle PQS is equal to angle SQR. क्यों? ये इक्वल क्यों है? ये इक्वल है, मैं एग्री, बट क्यों है, मैंने ये पूछा। कौन बताएगा ये एंगल इक्वल है तो क्यों है? यस, फर्स्ट बेंच गर्ल, खड़ा हो जाती। Because PQ is equal to PQT is equals to RQU and PQS is equals to SQU. So that's why. उनको ऐड करें, ठीक है, गुड। ठीक है, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल पी क्यू टी इज इक्वल एंगल आर क्यू यू। ये एंगल इसके इक्वल ही आपको गिवन है। इसमें हमने ऐड किया टी क्यू एस, और टी क्यू एस किसके इक्वल है? यू क्यू एस के। जब इन दोनों को ऐड किया तब हमारे पास बना पी क्यू एस, उससे इक्वल आया। क्लियर है? ऐसे डायरेक्ट तो थोड़ी है, एमसीक्यू है, मैं एग्री हूँ। कई बार ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ जाए तो अब ये थोड़ी कहोगे कि हमने तो एमसीक्यू में किया था। एक्सप्लेनेशन पूरी आनी चाहिए जब आप करते हो। तो यहाँ पे ये चीज बन गई हमारे पास पी क्यू एस इज इक्वल टू, और ये बन गई हमारे पास आर क्यू एस। ये एक तरह से ये आप पहले प्रूव करोगे और इसको यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रूव्ड। क्लियर? तो ये आ जाएगा प्रूव। तीसरी चीज बताओ जरा। QS is equal to QS common. QS इज इक्वल टू QS कॉमन ट्रायंगल triangle PQS congruent to triangle RQS by criteria side angle side। आगे बताओ इसका क्या, इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों किया हमने? हमें क्या नीड पड़ी थी? ना इसमें QT है ना इसमें QU है, फिर क्यों किया है इसको कॉन्ग्रुएंट? चलो ये भी छोड़ो, अब इसमें CT क्या लें?
Angle P is equal to angle R. एंगल P इज इक्वल टू एंगल R. एंगल P is equal to angle R, therefore by CPCT. ठीक है, आगे हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है. अब हम ये छोटी वाली ट्रायंगल उठा लेते हैं. ऊपर जो है ना, बाहर वाली छोटी वाली ट्रायंगल्स, उनको उठा लो. उसमें आ रहा है QT एंड QU. तो हमारा जो हमें चाहिए वो प्रूव हो जाए. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल PQT and triangle RQU. हाँ जी, बताओ जरा फटाफट कॉन्ग्रुएंट करो इसको. PQ is equal to RQ given. PQ is equal to RQ given. Angle P is equal to angle R above proved. Angle P is equal to angle R proved. Angle PQT is equal to angle RQU. Angle PQ is equal to angle RQT. ये भी आपको गिवन है. Therefore, triangle PQT congruent to triangle RQU. क्राइटेरिया बताओ फटाफट. Angle side. दोबारा बताओ. Angle side. फिर से बोल. ये एंगल लिया आपने, Angle side angle. ली, फिर ये एंगल लिया, तो क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल. ठीक है. बाय CPCT हमारे पास क्या आ गया? देयरफॉर QT इज इक्वल टू QU बाय CPCT. तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन इज ए. ऑप्शन इज ए. QT इज इक्वल टू QU. गो टू योर सीट बेटा. ऑप्शन इज ए. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. एनी डाउट इस क्वेश्चन में बेटे? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर ABC and DEF are two triangles such that ABC congruent to FDE. तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम रीड करते हैं. हमें दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, ABC एंड DEF. कॉन्ग्रुएंट कैसे दिया है? ABC कॉन्ग्रुएंट टू FDE. जैसे दिया है वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है. A के साथ F, B के साथ D, C के साथ E. FDE क्लियर? वैसे ही रिप्रेजेंट करना है. ट्रायंगल ABC congruent to FDE and AB is equal to 5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है. एंगल B is 40 डिग्री and angle A is 80 डिग्री. Which of the following is true? सबसे पहले हम साइड की बात करते हैं. रोल नंबर 7. रोल नंबर 7. हाँ जी बेटा. EF एंड DE की बात की हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, जो ऑप्शंस हैं. तो हम कौन सी साइड निकालेंगे इसमें? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है हमारे. ट्रायंगल ABC congruent to triangle
ये हमें गिवन है। हाँ जी बताओ जरा। डी क्या बोलो, मुझे सच में आवाज नहीं आई। डी के बाद तो आवाज ही नहीं आई। डी के बाद क्या बोला? sit down sit down sit down sit down। रोल नंबर 11। बेटे एबीसी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है आपको। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या समझते हो? कॉरस्पॉन्डिंग। तो एबी के इक्वल कौन सी साइड होगी, बस मुझे इतना बता दो। डी के बाद क्या बोला था बोलो। डीएफ। ठीक है, तो एबी के कॉन्ग्रुएंट आपको डीएफ होगी इक्वल। जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी के इक्वल डीएफ है। ए बी अगर 5 है तो डीएफ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, ढूंढ लो कहाँ है 5 सेंटीमीटर पहले तो। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, बी एंड डी तो क्रॉस हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं ई एंड एफ एंगल की। एंगल एफ कितने डिग्री का होगा एंड एंगल ई कितने डिग्री का होगा, जरा बताना। एंगल एफ 80 डिग्री का होगा। हमें एंगल एफ कितने डिग्री का दिया हुआ है? 60 डिग्री। चलो ए ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन तो सी है, बट सॉल्व करते हैं पूरा। 60 डिग्री एंगल ई 60 डिग्री कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने पहले एंगल सी निकाला और एंगल सी के इक्वल है एंगल ई के। तो इन ट्रायंगल, सिट डाउन बेटे, वेरी गुड। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए माइनस ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया? 60 डिग्री। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई विच इज इक्वल टू 60। ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 4 डन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर आर टी इज इक्वल टू डी एस। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। टी आर एस ए बी। क्लियर है बेटे? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है आर टी। ये पूरी साइड आर टी इज इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू टी एस। ठीक है, पूरी साइड्स हमें इक्वल गिवन है। और हमें क्या दिया है? यहाँ पे एंगल 1 है, ये एंगल 2 नहीं, ये एंगल 4, ये एंगल 2 और ये एंगल इतना सा एंगल 3। हमें क्या रिलेशन दिया है? एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल 3। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देन द ट्रायंगल आर बी टी। तो हमें जो ट्रायंगल हमारे पास आर बी टी है
इसका रिलेशन निकालना है। कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन निकालना है, आरबीटी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है वो निकालना है। वैसे तो हमें समझ आ गया डायग्राम आपको देख के कि आरबीटी किसी ना किसी तरह से इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, पर इसका नाम भी पता होना चाहिए, कैसे लिखेंगे। आर एफ टी है, एफ ए टी है, क्या लिखा जाएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन में मूवमेंट होती है। तो पहले बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। 1 and 2, 3 and 4 का रिलेशन गिवन है। 1 and 4 का आपस में रिलेशन क्या होगा? रोल नंबर 15, रोल नंबर 15। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। हाँ जी बेटे, एंगल 1 is equal to angle 4, the reason is vertically opposite angle। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल है हमारे पास? 2 टाइम ऑफ एंगल 2, एंड एंगल 4 किसके इक्वल है हमारे पास? 2 टाइम्स एंगल 3। 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अब अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल ट्रायंगल आर डी सी एंड ट्रायंगल एच ए, ये दो ट्रायंगल स्कीम है ना? करना जरा इसको हम RT is equal to ST। RT is equal to FT। हाँ जी बेटे, इधर इधर वाली रो है ना जो आपकी, इधर सेकंड बेंच पे जो लड़का बैठा है, आप जाओ सीट पे, उसको लेके आओ आगे। आजा बेटे, कॉन्ग्रुएंट करो इसको। मुझे किसी की आवाज ना आए बेटे, कैमरा के सामने आओ पहले। आप अभी भी नहीं, थोड़ा सा और हिल जाओ, थोड़ा सा और इधर हो जाओ, अब बोलो। टी एंगल कॉमन। कौन सा एंगल? टी। ओके, एंगल टी कॉमन। एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी कॉमन। आगे बोलो। आर टी इज इक्वल टू एस टी। आर टी इज इक्वल टू एस टी, ये हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो बेटे। यस, आगे बताओ, तीसरा भी तो बताओ, फिर ही कॉन्ग्रुएंट करूं मैं इसको। आता है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप ही करो। रोल नंबर 40।
है क्लास में 40? वॉइस आवाज नहीं बची। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ओके, आरबीटी मैंने एक ट्रायंगल ली। जब हम एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो आई थिंक हम उसी के जो वर्टिसेस होते हैं उन्हीं को एज अ एंगल इक्वल करते हैं। इतना तो क्लियर है ना? क्लियर है ना? हाँ। अब मुझे जरा बता दो, एंगल 1 टी आर और बी में किस पे है? वर्टिसेस पे है एंगल 1। एंगल टी पे है, आर पे है, जब बी पे है। तो बेटे अगर वर्टिसेस से एंगल ही नहीं है तो आप उसको ले भी नहीं सकते। जब हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम उसी के वर्टिसेस उठाते हैं, उसके बीच के पॉइंट थोड़ी ना उठाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये जो एंगल 1 है उसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, हाँ वो नहीं ले सकते। ना आप एंगल 1 ले सकते हो, ना 4 ले सकते हो, ना 2 एंड ना 3, क्योंकि जो 2 एंड 3 है वो बाहर हो गया ट्रायंगल से। जो हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं 2 एंड 3 तो वैसे ही बाहर है उनसे। तो ये तो हम कोई भी नहीं लेंगे चारों में से। अब बताओ, हमने कहा कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। इतना क्लियर है सबको? क्लियर है? जरा अगर मैं ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल आर टी एस, ये पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल ली, बीच वाली जो लाइन है उसको इग्नोर करो। ठीक है, जब मैंने बड़ी ट्रायंगल का नाम लिखा है तो बड़ी ट्रायंगल के वर्टिसेस और उनके साइज, बस उसके बीच कोई नहीं है लाइंस वगैरह। ये जो लाइंस दिख रही है ये लाइंस इग्नोरेबल है। ओके, तो जब मैंने इसकी बात की, इसमें हमें पता है आर टी एंड आर एस इक्वल है, ये हमें गिवन है। आर टी इज इक्वल टू टी एस, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स होंगे, हिलना नहीं है, साइड ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल रहेगा। क्या एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर। रीजन क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो नाम दे दो 5 एंड 6 इस वाले एंगल को, छोटे वाले एंगल को। ये क्वेश्चन मैंने ना पेपर में डालना है, 5 नंबर का डालूंगी। क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है? और बी प्रिपेयर, ये मे भी आपको टेस्ट में आ जाए।